हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस वीडियो में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। और ये कंफर्मेशन आप इसके चैट बॉक्स में दे दीजिए, नॉट इन द कमेंट बॉक्स ऑफ द वीडियो बट इन द चैट बॉक्स। तो चलें शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज हमारा डिस्कशन एक केस स्टडी को लेकर के है। ये केस स्टडी हमारे मॉड्यूल सी के चैप्टर 22 का पार्ट है। तो चलें इस केस स्टडी को डिस्कस करते हैं। तो केस स्टडी में फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, ये इंफॉर्मेशन आपने नोट कर ली अगर, तो फिर ये बेटर रहेगा, इसलिए इस इंफॉर्मेशन को नोट कर लें मेरे साथ साथ। So paid up capital amount 330, ये 330 lakhs हो सकता है, करोड़ हो सकता है, मिलियंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पेड अप कैपिटल 330, क्रेडिट बैलेंस इन ACU अकाउंट्स, एशियन क्लियरिंग यूनियन अकाउंट्स 45, refinance from Exim Bank 120, demand time deposits 5780, DRDA subsidy for self-help groups, DRDA District Rural Development Agency subsidy for self-help group 22, net tax provisions 11, DICGC claim received but still pending, DICGC claim received but pending 14, borrowing through call money, borrowing in call money market 24, tier 1 borrowing instruments 156, tier 1 borrowing instruments 156, OBU ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स उनकी डिमांड टाइम लायबिलिटीज 254, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स उनकी डिमांड टाइम लायबिलिटीज 254, रिजर्व्स 658, outstanding balance of incremental loans in MSMEs between these dates. Outstanding balance of incremental loans in MSME accounts between these dates 31st January 20 to 31st July 20, value 24, other liabilities की वैल्यू 356, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC, उसके जो IFSC बैंकिंग यूनिट्स हैं उनकी डिमांड टाइम लायबिलिटी 654, IBU IFSC बैंकिंग यूनिट्स, एक है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स एट नंबर 10, एक है इंडिया के विद इन IFSC बैंकिंग यूनिट्स, उनकी डिमांड टाइम लायबिलिटी 654। तो वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं टू नोट डाउन एवरीथिंग, लेकिन नोट डाउन आपने कॉपी में जरूर कर लेना है। अब इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस क्या हैं, हमने इसके बेसिस के ऊपर किन क्वेश्चन को आंसर करना है।
अमाउंट ऑफ एलिजिबल नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज हमने कैलकुलेट करना है। तो ये हमें एसेट्स लाइबिलिटीज दे रखे हैं, इनमें से हमने पिकअप करना है एलिजिबल नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज कितनी है। एलिजिबल किस पर्पस के लिए, सीआरआर के लिए या एसएलआर पर्पस के लिए। अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज टू बी एक्सक्लूडेड, इनमें कौन कौन सी जो लाइबिलिटी हैं वो हम एनडीटीएल में इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगी। अमाउंट ऑफ एग्जेम्प्टेड लाइबिलिटीज, एनडीटीएल किन लाइबिलिटीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, किन को एग्जेम्पशन मिला हुआ है, तो ये हमने बताना है। एट 5% CRR रेट व्हाट इज एवरेज डेली बैलेंस, तो अगर हम अज्यूम करें कि 5% का CRR रेट होगा तो इस गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज डेली बैलेंस क्या रहेगा। व्हाट शिल बी मिनिमम डेली बैलेंस इफ इट इज नॉट टू फॉल बिलो 90%, तो मिनिमम डेली बैलेंस कितना होना चाहिए, और अगर आरबी के रूल को हम अज्यूम कर लें कि ये 90% है तो यहाँ पे हमारी दो एजम्पशंस हैं, 5% का CRR का रेट एंड 90% मिनिमम डेली बैलेंस का एजम्पशन। ऑन प्रोडक्ट बेसिस व्हाट इज बैलेंस फॉर द फोर्टनाइट, अगर हम प्रोडक्ट बेस के ऊपर कैलकुलेट करें तो CRR का जो बैलेंस होगा फोर्टनाइट का वो कितना होगा। What should be balance on day 8 if CRR requirement is to be met, अगर CRR का 5% का रिक्वायरमेंट हमने मीट करना है तो डे 8 के लिए बैलेंस कितना होना चाहिए, और हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है डे 1 to 3 के लिए एवरेज बैलेंस है 410, डे 4, 5, 6, 7 के लिए जो प्रोडक्ट है वो 1680 का है, डे 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 एवरेज बैलेंस वाज 415। इनके बेसिस के ऊपर हमने डे 8 का बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमने प्रोवाइड करना है। अब CRR से रिलेटेड इस केस स्टडी को हम हैंडल कैसे करें, तो ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, ये हमें इंफॉर्मेशन बना के देनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन 3 क्वेश्चंस को अगर हम देखें, एलिजिबल एनडीटीएल का अमाउंट कितना होगा, लायबिलिटी जो हमने एक्सक्लूड करनी है उनका अमाउंट कितना होगा, एग्जेम्प्टेड लायबिलिटीज का अमाउंट कितना होगा। तो ये हमें लायबिलिटीज दे रखी हैं, इसमें एक आइटम है जो एसेट है और एसेट कौन सी आइटम है, सो दिस इज एसेट। आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन इंक्रीमेंटल MSME लोन्स, तो ये एसेट है, बाकी सारी की सारी लायबिलिटीज है। अब हम एक्सक्लूडेड लायबिलिटीज हों, एग्जेम्प्टेड लायबिलिटीज हों, वो हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे अगर इसके रूल्स हमें पता हों कि किन किन लायबिलिटी को हमने एक्सक्लूड करना होता है, किन किन को हमने एग्जेम्पशन कैटेगरी में लेना है। इसके लिए CRR से रिलेटेड अगर हमारे बेस लेसन्स को आपने केयरफुली वॉच किया हो तो फिर आप इन क्वेश्चन को आंसर कर सकेंगे, और अगर नहीं किया तो इट इज़ बेटर कि उनको पहले वॉच कर लें ताकि फिर आपको डिफ़िकल्टी ना आए। तो चलिए पहले हम देखते हैं एक्सक्लूडेड कैटेगरी में कौन से आएंगे, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कौन से आएंगे और जनरल कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे तो पेड अप कैपिटल जो है ये एक्सक्लूडेड कैटेगरी की है, तो इसके लिए हम टिक इस साइड लगा लेते हैं, ये एक्सक्लूडेड कैटेगरी की है रूल के मुताबिक। क्रेडिट बैलेंस इन ACU अकाउंट्स, तो ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की आइटम है, तो इसमें टिक हम इस साइड लगा लेते हैं। रीफाइनेंस फ्रॉम एग्जिम बैंक, ये एक्सक्लूडेड कैटेगरी की है। डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट, ये जनरल कैटेगरी है, इसको तो हमने हर हाल में NDTL में लेना है। DRDA सब्सिडी फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये हमारी एक्सक्लूडेड कैटेगरी की है। नेट टैक्स प्रोविजन
तो ये भी हमारी एक्सक्लूडेड कैटेगरी की है। DICGC क्लेम रिसीव्ड बट पेंडिंग, तो ये हमारी एक्सक्लूडेड कैटेगरी की ही है। बोरिंग इन कॉल मनी, तो ये हमारी जनरल कैटेगरी की आइटम है, यानी इसको तो हमने एलिजिबल NDTL पर्पस के लिए लेना है। Tier 1 बोरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये हमारे एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आते हैं। OBU डिमांड टाइम लायबिलिटीज, ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट्स जो हमारे हैं, उनकी जो डिमांड टाइम लायबिलिटीज हैं, तो इनको हमने लेना है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर, तो ये हमारी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी हो गई। रिजर्व्स, तो रिजर्व्स जो है हमारे, ये एक्सक्लूडेड कैटेगरी में लेने हैं, और लोन को तो अभी हम यूज नहीं करेंगे, इसको तो बाद में यूज किया जाएगा। अदर लायबिलिटीज, सो अदर लायबिलिटीज हमारी जनरल कैटेगरी की हैं, और IFSC IBU DTLs, तो ये हमारी आती हैं किसकी, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की। तो इसमें 3 आइटम्स हमारे पास एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की हैं, यानी क्रेडिट बैलेंस इन ACU, OBU DTLs और IFSC IBU DTLs, 3 आइटम्स हमारी जनरल कैटेगरी की हैं। तो ये बाकी बची हुई आइटम्स 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 आइटम्स हमारी एक्सक्लूडेड कैटेगरी की हैं, यानी जब हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे तो हमें इनका टोटल लेना है, जो इस तरफ है मेंशन्ड क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, और जब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देंगे तो हमने इस साइड की इन आइटम्स को लेना है, और जब हम एलिजिबल NDTL को कैलकुलेट करेंगे तो हमने जनरल आइटम को लेना है, और साथ में हमने इन आउटस्टैंडिंग बैलेंस को नंबर 12 आइटम को एडजस्ट करना है। तो पहले तो आप एक काम करिए, इसका टोटल मुझे बता दीजिए कितना आता है। सो व्हाट इज टोटल ऑफ एग्जेम्प्टेड लायबिलिटीज? यस, बना दीजिए, इसका टोटल क्या आता है, एग्जेम्प्टेड लायबिलिटीज का टोटल। सो कैलकुलेट कर दें इन आइटम्स को, तो ये आंसर तो अब आप दे सकते हैं, कितना आंसर बनता है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का, नॉट सॉरी एक्सक्लूडेड कैटेगरी बनती है, ये एक्सक्लूडेड कैटेगरी का टोटल कितना बनता है, क्योंकि एग्जेम्प्टेड में ये आती हैं। सो व्हाट इज द आंसर? तो जिन्होंने इनका आंसर निकाल लिया है, अब वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे जो यहाँ पे टिक हैं, 45, 254 एंड 654 को। तो अपनी अपनी कॉपी में आंसर्स को निकाल लीजिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें, आपको करना है ये, हाथ से करेंगे तो समझ में आ जाएगा, केवल देखते रहेंगे तो कुछ नहीं बनने वाला है, फिर भूल जाएंगे इमीडिएटली, आपको लगेगा कर लेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे एग्जाम के अंदर। तो अगर आपको करना है तो इसको पहले कर दीजिए। तो कितना टोटल बनता है कॉपी में नोट कर लीजिए, इसका कितना टोटल बनता है उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। सो CRR के कैलकुलेशन के लिए हम इनको भी बाहर कर देते हैं और इनको भी बाहर करना होता है, लेकिन जो जनरल लिखे हुए हैं इनको हमने इन रखना है। अब जो जनरल आइटम्स हैं 3, नंबर 4 है, नंबर 8 है, नंबर 13 है, इनका टोटल अलग से कर लीजिए। लेकिन इनके साथ हमने 12 नंबर आइटम को एडजस्ट भी करना है। एडजस्टमेंट क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है जो इंक्रीमेंटल लोन का बैलेंस होगा उसको हम माइनस कर देंगे फ्रॉम NDTL कैलकुलेशन। तो जो भी NDTL आप कैलकुलेट करेंगे उसमें से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, यानी इन 3 आइटम्स का टोटल लें
और फिर उसमें से 24 को माइनस कर दें तो वो आपकी एलिजिबल एनडीटीएल्स बन जाएंगी। तो आई होप कि आपने एलिजिबल एनडीटीएल्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। तो अभी हम इनको चेक करते हैं कि आपने क्या ये कैलकुलेशंस सही कर ली या कैलकुलेशन सही नहीं हो पाई। लेकिन उससे जानने से पहले हम इस इंफॉर्मेशन को पहले जान लें। फ्रेंड, फ्री लाइव क्लास जो इस समय आपने ज्वाइन किया हुआ है, इज इट एनफ टू पास द एग्जाम? आंसर है नो, इट इज नॉट एनफ टू पास द एग्जाम, क्योंकि हम इसमें पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते। तो फिर क्या ये क्लास यूजलेस है? नो, दिस इज नॉट यूजलेस, इट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर इंप्रूविंग योर स्कोर। जो भी मार्क्स आप लेके आते हैं उनको इम्प्रूव करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इसलिए इस क्लास को मिस मत करें। पूरे सिलेबस को अगर आप कवर करेंगे तो फिर पास होने की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल बन जाती हैं। सो पास होने के लिए आपको फुल सिलेबस को कवर करना होगा। और अगर ये सिलेबस आप कवर कर रहे हैं बाय यूजिंग IIBF बुक्स तो आपके सामने कुछ इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन बुक्स में जो कुछ लिखा है, जैसे लिखा है, दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आप बार बार पढ़ते हैं, बार बार याद करते हैं, फिर भूल जाता है। एज ए रिजल्ट लॉट ऑफ टाइम यू हैव टू स्पेंड। इन बुक्स के अंदर क्वेश्चंस तो हमें मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन बहुत थोड़े मिलेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। एंड थर्डली, केस स्टडीज इस बुक में आपको नहीं मिलेंगी तो कहीं कहीं आपको मिल जाएंगी। तो अगर इतने सारे इश्यूज हैं और स्टिल आप IIBF बुक्स को यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स बी रेडी टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम। इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, रादर बेटर ऑल्टरनेटिव क्या है? सो बेटर ऑल्टरनेटिव है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इनकी प्राइस हमने बहुत कम रखी है, लेकिन क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो जो वीडियो लेसन्स हैं, इन वीडियो लेसन में जब हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो कॉन्सेप्ट को हम बहुत आसान करके समझाते हैं, जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो आपका ये प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाएगा, बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो आपका लॉट ऑफ टाइम बच जाएगा। तो उस केस में आप पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। फिर आपके पास क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का टाइम भी मिल जाएगा। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन बैंक से, जहाँ पे आपको बहुत सारे मल्टी चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे। हमारे केस स्टडी पैकेज में जहाँ सॉल्व्ड केस स्टडीज़ होती हैं, विद सॉल्यूशन केस स्टडीज़ होती हैं, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस केस स्टडीज़ की बहुत हो जाएगी। यानी हम काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर हम इनको यूज़ करते हैं। अब ये मिलेंगे कहाँ पे? ये मिलेंगे हमारी वेबसाइट के अंदर। तो हमारी वेबसाइट के कोर्सेज पेज में जाएं तो वहाँ पे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, या हमारी ऐप के थ्रू भी आपको मिल जाएगा। तो आप इन दोनों में से किसी को भी यूज़ करें। फ्रेंड, आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल लग रहा है तो इसको लाइक करने में संकोच ना करें और इसको शेयर कर लें अपने दूसरे फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ, तो उनका बेनिफिट हो जाएगा। अगर हमारी क्लासेस आप मिस कर रहे हैं, यानी आपको उनको नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे, तो उसके पीछे रीज़न हो सकता है कि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो भी बेल आइकन के साथ। तो उसके बाद हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको कॉन्टिन्यूसली मिलते रहेंगे। तो चलें अब हम वापस चलते हैं हमारी केस स्टडी के ऊपर। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं कि जो आपने किया वो करेक्ट हुआ कि करेक्ट नहीं हुआ। तो ये है उसका टोटल सॉल्यूशन। तो जो हमारी एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज हैं उसका वैल्यू बनता है 953 का। तो ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाले हैं, तो इनको हमने यहां पे नोट किया था। तो इसका वैल्यू बना 953 का, और ये हमारे एक्सक्लूडेड कैटेगरी के हैं। तो इनका टोटल बना 1311। और ये हमारे जनरल कैटेगरी के हैं। 3 आइटम्स जो हमने यहाँ पे लिखी हैं जनरल कैटेगरी के, तो इनका टोटल बना हमारा 6160, और ये हमने एज इट इज ले लिया है 24।
तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं उन क्वेश्चंस को जो हमसे पूछे गए हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अमाउंट ऑफ एलिजिबल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो कितना अमाउंट वो बनता है? सो एलिजिबल डिमांड टाइम लायबिलिटीज ये हमारी बनती हैं 6160। इनमें से 24 को आप माइनस कर दीजिए, डिडक्ट कर दीजिए। जो नेट वैल्यू बचेगी वो हमारी एलिजिबल नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज बन जाएंगी। So what will be amount of eligible time demand liabilities? तो चलें अब इनके सॉल्यूशंस को देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ एलिजिबल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम वही डेटा था जो हमारे पास, उस डेटा को निकाल लेते हैं ताकि वहीं से हम इसके आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो दैट डेटा इज अवेलेबल हियर। तो यहाँ पे मैंने जो डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स हैं उनके अमाउंट को कुछ चेंज किया है, वो चेंज कर लेंगे हम। इससे पहले कि इसको सॉल्यूशन के ऊपर जाएं, तो डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स उस डेटा में ये चेंज हुआ है। तो पहले जो फिगर हमारे पास थी उसकी बजाय हम इस फिगर को लिख लेंगे और अकॉर्डिंगली हमारा ये टोटल भी चेंज हो जाएगा। तो बस ये एक चेंज हमने कर लेनी है अपने ऑलरेडी जो नोट किया है। अब इसी के बेसिस के ऊपर हम इन क्वेश्चंस के आंसर तलाश करते हैं। तो पहला हमारा आंसर बनता है, ये हमारे बनते हैं एलिजिबल एनडीटीएल। तो 8044 ये हमारा डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स का डेटा है। 24 हमारी बोरिंग है कॉल मनी में। उसके बाद अदर लाइबिलिटीज हैं 365। तो ये हमने डेटा एज इट इज प्लेस कर लिया, इसको टोटल किया और इस आइटम को जो इंक्रीमेंटल लोन्स हैं उसको हमने इसमें से डिडक्ट कर दिया, बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अकॉर्डिंग टू आरबीआई डायरेक्शंस। तो ये डिडक्ट कर लीजिए और ये हमारे पास डेटा आ गया है हमारे पहले क्वेश्चन के आंसर का। सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? अमाउंट ऑफ एलिजिबल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। सो दिस इज दैट अमाउंट। नाउ सेकंड, अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज टू बी एक्सक्लूडेड। तो ये हमने कैलकुलेट कर ली है। तो लायबिलिटीज टू बी एक्सक्लूडेड, तो ये वो डेटा है जो लायबिलिटी टू बी एक्सक्लूडेड वाला है, और ये वो डेटा है जो लायबिलिटीज एग्जेम्प्टेड, यानी थर्ड क्वेश्चन हमारा ये आंसर बनेगा। सो सेकंड क्वेश्चन के लिए ये वो सारे इंडिविजुअल आइटम्स हैं जिनका टोटल 1311 बनता है। तो यहाँ पे हमने इन सभी आइटम्स को दिखा रखा है, तो यहीं से वो डेटा पिकअप किया गया है। और इसी प्रकार से ही एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज के लिए ये डेटा है। सो 953 ये हमारा टोटल है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल आइटम्स को प्लेस किया गया है। तो आई होप कि ये हमारे तीनों क्वेश्चंस के आंसर हमने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। एट 5% CRR रेट व्हाट इज एवरेज डेली बैलेंस। तो अगर CRR के रेट को हम 5% अज्यूम कर लें, ये अज्यूम करें कि प्रेजेंटली 5% का CRR रेट है, तो एवरेज डेली बैलेंस कितना बनेगा? तो ये कैलकुलेशन आपको करना है। तो करके बता दीजिए कितनी कैलकुलेशन बनती है। सो करके अपनी कॉपी में रख लीजिए, फिर मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देता हूं। आप इसको कंपेयर कर लेंगे विद माय आंसर। तो हमने 8400 ये नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज हैं। तो CRR किसके साथ रिलेटेड है? सो 5% ऑफ NDTL। तो NDTL का हमारे पास ये डेटा है, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड दिस इज व्हाट वी विल गेट।
तो 8400 ऑफ इंटू 5%, सो 420 हमारा एवरेज डेली बैलेंस होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। व्हाट शैल बी मिनिमम डेली बैलेंस इफ इट इज नॉट टू फॉल बिलो 90%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है कि जो भी एवरेज बैलेंस हमारा है, क्योंकि वो फ्लक्चुएट करता है, तो मिनिमम डेली बैलेंस ऑलवेज कितना रहना चाहिए। तो इफ इट इज 90%, इट इज नॉट टू फॉल बिलो 90%, तो कैलकुलेट कर दीजिए इसका 90% कितना होगा। 420 का 90%, यस कर दीजिए कैलकुलेशन। 420 का 90%, तो दैट विल बी अवर आंसर। तो उसका 90% बन गया हमारा 378। तो ये हमारे 5th क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑन प्रोडक्ट बेसिस व्हाट इज बैलेंस फॉर द फोर्टनाइट। सो प्रोडक्ट बेसिस के ऊपर ये एक फोर्टनाइट का अमाउंट कितना होना चाहिए। तो व्हाट शुड बी अमाउंट फॉर फोर्टनाइट ऑन प्रोडक्ट बेसिस। सो प्रोडक्ट बेसिस हमने फोर्टनाइट का बैलेंस निकालना है। अगर एवरेज 420 है तो हम 14 डेज के प्रोडक्ट को निकाल लेंगे। तो इसको 14 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। 420 इंटू 14 कर दीजिए मल्टीप्लाई, वो हमारा आंसर बन जाएगा। सो 420 इंटू 14, तो ये बन गया हमारा 5880। तो ये प्रोडक्ट बेसिस के ऊपर हमारा अमाउंट बनता है। अब लास्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी बैलेंस ऑन 8th डे। 8th डे को बैलेंस क्या होगा। अगर सीआरआर के रिक्वायरमेंट को मेट किया जाना है तो, और डे 1, 2, 3 का एवरेज बैलेंस 410 है। अगर डे 1, 2, 3 इसका एवरेज 410 है तो इसका प्रोडक्ट कितना होगा। तो इसका प्रोडक्ट होगा, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे करके लिख लेता हूँ। 1, 2, 3 डेज 3 दिन है, 410 एवरेज है, तो 3 दिन का प्रोडक्ट कितना बन जाएगा 1230। ये 3 दिन का प्रोडक्ट बन गया। और उसके बाद डे 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 इसका प्रोडक्ट ऑलरेडी उसने दिया हुआ है। सो इट इज 1680। एंड देन डे 9, 10, 11, 12, 14, सो 9 से लेकर के 14 तक टोटल 6 डेज हुए। इसका एवरेज बैलेंस 415 है। तो प्रोडक्ट कितना हुआ। सो 415 इंटू एवरेज ऑफ 6 डेज, तो ये बना हमारा 2490। अब इसको टोटल कर लेते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट हमारे पास कितना बन गया। सो 0, 4 एंड 4। ये हमारा प्रोडक्ट कितने दिनों का बना। ये हमारा प्रोडक्ट बना 13 डेज के लिए। सो 3 दिन 1, 4 डेज 1, 6 डेज 1, तो ये बन गए 13 डेज। और अब 14th डे हमारे पास बच गया 8th डे। तो अब अगर हम इन दोनों को डिफरेंस निकाल लेते हैं तो ये बन गया हमारा 5400, नॉट 4400। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो ये 14 डेज का है जो प्रोडक्ट बेसिस के ऊपर एवरेज से हमने बनाया, तो ये 13 डेज का है। सो 8th डे का हमारे पास जो बच जाएगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। सो 480 ये बैंक को मेंटेन करना होगा ऑन 8th डे, अगर बैंक को सीआरआर की रिक्वायरमेंट को मीट करना है। सीआरआर की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए एवरेज 420 होना चाहिए और प्रोडक्ट 5880 होना चाहिए। इंडिविजुअल डेज के ऊपर क्योंकि बैलेंस फ्लक्चुएट करता है, इसीलिए हम जो मेकअप करना है गैप है वो हम 8th डे को कर देंगे। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा वही। तो ये टोटल प्रोडक्ट हमारा 5400 है और
8th डे का बैलेंस हमारा 480 का है। तो आई एम श्योर आपने इस पूरी केस स्टडी को ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी आज से इस केस स्टडी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो, वहीं से हम आपको सूटेबली आंसर कर देंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो उसे आप इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें मेल कर देंगे। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल लगा है, मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको लाइक करना। बहुत काम की केस स्टडी है, हमने एक बार फिर दोबारा से देख लेनी है ताकि एकदम हमें फंडा क्लियर हो जाए। अगर आप बहुत सारी केस स्टडीज चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट के ऊपर कोर्सेज पेज में चले जाइए। तो कोर्सेज पेज में आपको केस स्टडीज मिल जाएंगे, CIB से रिलेटेड कोर्सेज, आप उनको अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारी क्लासेस आपकी मिस हो रही हैं तो हो सकता है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिलते रहें। तो चलें अब इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।